तुम आगे आ रहे हो? Today we have with us Professor Satyavrata Rao sir. Actually, sir is not new to this department. He is in 96, 2000 and after also he was here for workshops, intensive production-based workshop here. I was that time a student when sir was here. We learned some moment of shower also from sir, even mask making, right? So everything we have learned from him at that time. So it is very pride moment for us also, sir. We are coming back to our department and our new generation students are there and I am here now as a faculty. So that is again also a new thing for me. We have with us Professor Satyavrata Rao sir. He was former professor and head University of Hyderabad. He recently is retired from the Hyderabad University. Now he is working in Odisha, Bhubaneswar, where he opened his space academy, where he is training a student. The sir's specialty is Indian scenography. Yesterday, a few of our students were there and he had a lecture on that Indian scenography, which is very, I think, a unique things which we were not aware about it. We are using, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको समझ भी मतलब हमको हमारे परफॉर्मेंस में भी कई बार हम उसको करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि वो हमारी अपनी है, हमारी अपनी जमीन से जुड़ी है, नाट्य शास्त्र से जुड़ी है। बाकी कल का लेक्चर सुनने के बाद लगा कि हम जो कर रहे हैं वो अपना ही कर रहे हैं, लेकिन हम शायद अवेयर नहीं है। तो सर का कल का लेक्चर सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो हम शायद थिएटर वर्ल्ड को एक नई चीज़ सर देने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं सर बहुत जल्द आप उस पर काम करके जो बुक आप पब्लिश करना चाहते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स तक भी आएगी और वो एनरिच होंगे आपके इस अनुभव से। सो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ डिपार्टमेंट में फिर से। मैं करना चाहते हैं सर को फिर यहाँ अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हमारी फैकल्टी हमारा डिपार्टमेंट ऊपर है। I request Professor Javan sir की फैकल्टी को उनका शॉल से सम्मान करें। And I request Professor सर आज अभी हमारे बीच उसके पास तो थोड़ा सा समय है, उनका वैसा फ्लाइट भी है, तो सर यहाँ पर आए हैं, आपके साथ थोड़ी देर आपके साथ बिताएंगे, आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये सब थोड़ा इनफॉर्मल में ही रखेंगे हम, तो ज़्यादा एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा आप सीख पाएंगे कुछ। मैं गौरव भाषा सर से भी दो शब्द कहने के लिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें अभी कुछ सबने बता ही दी है, फैकल्टी और डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी की ओर से ज़्यादा समय न लेते हुए। थैंक यू सर। नाउ द स्टेज इज ओपन। सर जो काम कर रहे हैं सर आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हैं सर, आप बच्चों के साथ नई जनरेशन के साथ और कुछ जो भी आपका अनुभव है वो इनको मिले ऐसी आशा है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी अभी हायर एजुकेशन में एक मीटिंग है, जो
मैं भूल गया। हाँ, वो उनके साथ हमारी बहुत बड़ा अजीज रिश्ता है शुरू से, बहुत दिनों से। अब हम लोगों ने वर्कशॉप दिनों से यहाँ, और इसके पहले भी नावाडेकर साहब थे, महेश जी, दर्शन साहब के साथ मेरा कई बार मुलाकात होता रहता है। एक वेवलेंथ जो है वो बहुत मैचिंग वेवलेंथ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आना पसंद करता हूँ। ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर जाने का इच्छा नहीं होती, कई यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर इच्छा ही नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है। और हम अपने स्टूडेंट्स को कई बार बच्चे बाहर से, यहाँ से, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, अपने श्रीलंका का एक लड़का है PhD के बाद उन्होंने भी मुझे कहा था, तो मैंने इमीडिएटली बोला कि यही है, तो वो यहाँ ज्वाइन भी किया है। सो और इसके अलावा भी हमारे बहुत स्टूडेंट्स उनको भी मैंने पहले गाइड किया हूँ, जैसे हमारे लाइफ से का बेटा भी इसे पास जी, कबीर, राहिल, सो ये दिस यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब इसके पीछे कोई ठोस रीजन है, क्योंकि यहाँ के सारे टीचर्स जो है ना प्रैक्टिस के साथ होते हैं। प्रैक्टिशनर्स जब बनता है टीचर, वो अपनी जमीन को अपने साथ लेके आता है, होने का मतलब अपनी अनुभूति। सिर्फ 10 किताब लिखकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा टीचर बन जाए बिना प्रैक्टिस से, कम से कम थिएटर आर्ट्स में थिएटर हो, म्यूजिक हो, डांस हो, प्रैक्टिस के साथ नहीं तो शायद वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको बाकी आपको किस्मत वाली अच्छी यूनिवर्सिटी, तो 3-4 यूनिवर्सिटी है इस तरह से, इवन नॉट इवन JNU, मैं यहाँ कह रहा हूँ बात, JNU भी एक कटा हुआ यूनिवर्सिटी, आर्ट एंड एस्थेटिक्स डिपार्टमेंट, उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं। कल एक लड़की बैठी थी हमारे सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, JNU की लड़की, जब हमारे 4 दिन से वो हमारे मतलब एक कॉन्फ्रेंस में आ रही है, पेपर भी था। अब ये बात कहने के लिए मुझे कोई आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो बिगाड़ना बिगाड़ होना था वो बिगड़ चुका। तो पहला दिन मेरा एक टॉक था, वो था स्पाशियोलॉजी का, और मैं नया टर्म देखा था स्पाशियोलॉजी, साइंस ऑफ स्पेस। उसके ऊपर मेरी एक कीनोट टॉक था फर्स्ट डे एक घंटे का टॉक था, उसने सुनने का उसने उसके बाद थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन और कुछ डिस्कशन आधा घंटा तक क्वेश्चन पूछती रही। बाद में मैंने पूछा क्वेश्चन क्या है, मैं सर जब आई जस्ट एक्सप्रेस माई ये मतलब इससे क्या कान कहाँ है, नाक कहाँ है, ये सीधा सीधा ऐसे घुमा फिरा कर मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं नाक कहाँ है। कम से कम इस यूनिवर्सिटी वो ट्रेनिंग तो नहीं देता, मेरा कहने का मतलब आप लोग अपनी अपनी जगह को वापस जब जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एक ये यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर उनकी पढ़ाई होती है। इवन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो मैं दोनों इंस्टीट्यूट को बिलोंग किया हूँ, मैं एक कंपनी स्टडी कर सकता हूँ। कभी कभी NST के पास साधन बहुत है, बहुत सारे एक्सपोजर्स है, इसके बावजूद रीजनिंग्स डेवलप नहीं होती है। रीजनिंग थॉट प्रोसेस को, माइंड का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, थिएटर आर्ट जो होता है वो दोनों चीज़ को लेके चलता है। एक्टर अगर बनना है तो आपको अपनी बॉडी और वॉइस के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वॉइस ट्रेनिंग बहुत अनिवार्य है, उसके बगैर हो नहीं सकता। बट उसके साथ एक और एक एस्पेक्ट है जो हम एक्टर्स लोग या थिएटर में काम करने वाले भूल जाता है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए आपको तो डिस्कशंस करना, आपको उसके ऊपर बहसबाजी करनी पड़ेगी, गलत हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ये सारे यूनिवर्सिटी सिखाता है, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, जो NSD में नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक उदाहरण दूंगा। मैं तो एकेडमिक्स में आना ये मेरे लिए एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह हो गया। मतलब हम बनने वाले नहीं थे एकेडमिशियंस, हम मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम सब लोग मजदूरी कर रहे हैं। पर मारपीट के किसी ने कहा कि नहीं उधर जा, तो हम नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाना पड़ेगा, जबरदस्त जाना पड़ेगा। लाइफ में होता है और चखने के लिए क्या है वो जाए क्या रहा इस साल अब उसकी चखते चखते वो
स्वाद इतना स्वादिष्ट लगा कि हम यही कोई हो गया। मैं आया था 10 देखने के लिए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं रिजाइन करने के लिए भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट रिजाइन किया था। 3 महीने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया बीच में। मैं यार नहीं रह सकता, वाइस चांसलर का मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम कर लो क्या। वो बीसी ऐसा था, नहीं करूँगा, क्योंकि राम गोपाल बजाज जी के फ्रेंड थे, बिहार के थे, प्रोफेसर हसनैन साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और बहुत बड़े साइंटिस्ट, छोटा मोटा था, पर वो हमको अपने मतलब यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करते। जो बच्चू भाई के बजाज साहब के बहुत करीब, मेरा बच्चू भाई ने कहा था कि वेवाड़ लड़का है, बदमाश लड़का है, इधर उधर भागता है, उसका सवाल नहीं। तो जय क्या था, यही कहा था। अब उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति, दिल्ली में काम करते हुए 20-25 साल 28 साल काम करने के बाद मैं बहुत लेट में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, मतलब करीबन 48 साल में। 48 साल तक क्या किया, प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस, और वो भी जुझारू प्रैक्टिस हर चीज़ में। मैंने यहाँ जैसे बोले मास्क मेकिंग से कैरियर शुरू किया, मास्क मेकिंग, प्रॉपर्टी मेकिंग, मेकअप, जिसको हम लोग बहुत छोटा काम समझते हैं, पर अगर आप उसको इज्जत के साथ करोगे वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। वहाँ से हमारी कैरियर शुरू हुई, और वो सब करते करते जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तब दिमाग खुला नहीं था, सच बोल रहा हूँ, माइंड खुला नहीं था। 45-50 साल तक आदमी विकसित होने में लग जाता है। तो यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन किया तब एक्चुअली समझ में आया व्हाट इज एजुकेशन। इसीलिए मैं रिजाइन कर लिया, क्योंकि मैं वहाँ के जो दूसरे प्रोफेसर थे वो बहुत पढ़े लिखे, किसी ने सैन फ्रांसिस्को से PhD किया, किसी ने एडिनबर्ग से किया है, क्योंकि छोटा यूनिवर्सिटी तो होता नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई फिजिक्स का है, कोई मेडिकल साइंस का है, कोई इंजीनियरिंग, कोई MBA का है, कोई केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है, ऐसे टीचर्स हैं। हम सोचेंगे हमारे इनके साथ क्या लेना देना है, पर बहुत लेना देना होता है, बहुत लेना देना होता है। जब मीटिंग होती है टीचर्स की, सब साथ बैठते हैं। जब हमारी यहाँ भी फैकल्टी मीटिंग जब होता है, सब लोग साथ बैठते हैं, तो हम एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है, हम उनको थिएटर बताया कि क्या समझेंगे, तो उनकी नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। तब ये प्रॉब्लम थी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, तब हमने रिजाइन करने के लिए किसी की कंपनी गया, घर में भी बहुत बड़े हुआ कि इतना बड़ा कोई छोटे गाँव में छोड़ दूँ, क्योंकि मैं अच्छी नहीं पा रहा हूँ, मछली जैसे पानी तड़प था, मतलब वही छोटे कुएं से निकला हुआ मेंढक था, तो वो अपना कोई का तला। अब मैं परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी इतना छोटा था, महासमुद्र होता है यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं वहाँ रहते हुए प्रैक्टिस कर रहे, अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी आपसे थोड़ी सी पहले हमारी एक वर्कशॉप किया था, मैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर 98 या 97 में मेरे ख्याल से। तो उस वर्कशॉप में एक स्टूडेंट आया था, बिहार का था, वो PhD कर रहा था उसी यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। वो ज्वाइन किया था वर्कशॉप 1 महीने समय, मुझे शायद 95 की बात, 4-5 साल गुजर गया इसके बीच में, हमें पता नहीं वो कहाँ गया, क्योंकि एक वर्कशॉप के बाद हम स्टूडेंट का लिंक तो रहता नहीं। एक दिन अचानक दिल्ली में मिला, मैं क्या कर रहे हैं, मतलब मेरठ यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ज्वाइन किया, मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आप आइए साहब किसी दिन, तो हम उनके पास से फिर गए थे ऐसे ही, तो वहाँ से उसने मेरे दिमाग में एजुकेशन को डाला, बोला सर आप PhD कीजिए, मेरे अंदर भी कीजिए, मेरा स्टूडेंट बोल रहा है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कर सकता था, तो बहुत केसेस हो गए। और मैंने उसको कहा कि आप मेरी बस की बात नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आऊँगा, पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैं सर आप बस 3 महीने मेरे को दे दीजिए, बस 3 महीने आप दे दीजिएगा साल में, मैं आपका ताकि मदद करूँ। तो उन्होंने मेरा PhD करवाया। वहाँ जब PhD होने के बाद यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गया, ये एजुकेशन की एक रास्ता वहाँ से ओपन हुआ, थैंक्स टू दैट। अब
जरूर आता है लाइफ, ये बिल्कुल पैसा आता है। अगर आपका इच्छा होगा तो कोई ना कोई आपको मदद तो जरूर करने आ जाए, आपको तैयार रहना पड़ता। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट और हुआ था। मैं ऐसा ही एक पटियाला यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, आसपास की यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दिमाग था कि कई यूनिवर्सिटी में ज़्यादा जाए, ये करें ऐसे करें। तो हमारी एक मित्र बनी स्टूडेंट प्रोफेसर थी, तो हमारे हम उम्र के होंगे, मैडम है, उनका नाम सुनीता थी। सुनीता की नाम सुनीता थी, पटियाला यूनिवर्सिटी में, पटियाला नहीं पटियाला यूनिवर्सिटी में तब एसोसिएट थी। तो उसने कहा कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। उन्होंने एक फॉर्म भेज दिया था, वो खाली था, ये भी 98 के आसपास। तो हम अप्लाई कर दिए, अप्लाई किया, हमने स्टेशन के लिए बुला लिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस इंटरव्यू जहाँ बीसी के कमरे में हो रहा था, सुबह से शाम तक मैं बैठा रहा, मेरी इंटरव्यू नहीं ली थी। मैं 5 बजे जब देखा सब लोग चले गए, मैं अकेला बैठा हूँ, 8-10 लड़के थे उस समय के, जो सबका हो गया, मेरा अकेला नहीं। तो मैंने वाइस चांसलर के कमरे में गया, परमिशन लेके। एक कोई वहाँ कोई IPS ऑफिसर था, बीसी रिटायर्ड IPS, तो वो ऐसे ही उधर की तरफ करते हैं। उसका नाम था बोपारा पंजाबी थे। तो सब मैंने कहा सर मेरा इंटरव्यू नहीं था। बोले कि उसके क्लास में बुलाया, तो क्या है उनका प्रॉब्लम, क्या क्यों नहीं बोला। तो क्लास ये उनका जो होगा, उन्होंने कहा कि नेट नहीं है, नेट नहीं है इंटरव्यू के लिए, क्यों कैसे बुलाएगा, किसी ने पूछा। तो बाई मिस्टेक हो सकता है बुला दें। तो मैं एकदम से पहली बार अपनी कार में एक शब्द पढ़ा नहीं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि आदमी कहाँ से जानेगा। फील्ड में करते 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 अभ्यास में जाता है। कोई हमें तो हाथ पकड़ के नहीं सिखाया, तो खुद अपने जमीन को खुद खोले, कैसे अपनी खेती करनी। तो मैंने सर को पूछा, कैसे व्हाट इज नेट। वो हंस पड़ा मेरे को, बोला कि तो जो देने का लगा डांट क्यों लगा। सर मुझे नहीं मालूम, मैं सच ही बोला, मुझे नहीं मालूम, तो बता। तो बोले कि नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है एकेडमिक्स में, टीचर बनने के लिए। मैंने कहा कैसे होगा, कैसे होता है। बोले तब उन्होंने समझाया कि उस समय लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 3 पेपर होगा, पहला पेपर ओपन होगा, सेकंड पेपर होगा, सेकंड होगा, थर्ड पेपर होगा। इस थोड़ा बहुत समझाने के बाद मुझे उन्होंने खुद बोला कि अभी एक 10 रुपये देकर फॉर्म खरीद लो, क्योंकि वो अप्रैल का महीना था, जून के महीने में नेट का एग्जाम था। लेकिन तुमको अगर यूनिवर्सिटी में जाना ज्ञान करो, कहीं भी करो, आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन लेक्चरशिप नहीं मिले। तो मैंने एक फॉर्म खरीद लिया, उसको वहीं कोई फिलअप करके फोटो इंस्टीट्यूट वाले आपको फोटो लगा रहा। अब मैं उसके बाद नेक्स्ट डे गया और दरियागंज, दिल्ली के दरियागंज से किताब खरीदा, आज भी याद है, 98 की बात है। गुप्ता का एक रीजनिंग के लॉजिक है किताब, और उसको लेके मैंने घर में कसना शुरू कर दिया। अब थिएटर के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। जिस दिन नेट का एग्जाम हुआ, उससे 4-5 दिन पहले तो नाट्यशास्त्र देख लिया, एग्जाम्स दे दिए, और 4 महीने 6 महीने के बाद रिजल्ट मिला, मेरा क्लियर हो गया। पहला 2 में क्लियर किया था, क्योंकि अब सब कुछ मैं जानता था, यही प्रैक्टिस में था। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रेक एंड स्टेनिस्लास, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी हो सकता है सबके लिए, नाम पर हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, ये सकता है। एक क्वेश्चन आया था एक प्ले राइट का, नहीं सर एक निर्देशक का, कोई भी एक नाटक को एनालाइज करो। मैंने अपने नाम पे कर दिया, अपना नाटक का एनालाइज कर लिया, क्योंकि उसमें तो नाम लिखना, नेट पेपर के ऊपर नाम नहीं होता। इसको पता है कि सत्या का पेपर है, इसको तो अपने बारे में लिखा है। मैं ऐसे ही 5 बड़े बड़े क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन था, नाट्यशास्त्र में आया था, अष्टनायिका के बारे में आया था, पंचसंधि के बारे में आया था। ये सब करने के बाद में एग्जाम्स देने के बाद जब रिजल्ट निकला, उसमें तो हो गया। वाइस चांसलर ने मुझे कहा था, अगर तुम नेट क्लियर कर देते हो तो आओ मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसने कहा था, बोले आइए कब खाली होगा तब देखा जाएगा, एडॉप पे करेंगे, इसी तरह से आपको एंगेज करना। मैंने नेट क्लियर करके भाई जिसके पास गया,
वाइस चांसलर लेक्चरर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, लेकिन एक ही वो भी क्लियर कर लिया। मैंने सर वो तुम थे कहाँ अभी तक ऐसे, कि तुम्हें तो नौकरी देना पड़ेगा। तब उन्होंने पूछा कौन सा पोस्ट कहाँ खाली है डिपार्टमेंट भर चुका था, तो एक पोस्ट खाली था EAMS, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो वहाँ पर UGC का चलता है ना, डिस्टेंस लर्निंग। तो वहाँ एक प्रोड्यूसर का पोस्ट खाली था, वो तो लेक्चर का इक्वलेंट था। तो DC ने कहा कि आप उसमें कल से ज्वाइन कर लो, तुम्हारा इंटरव्यू जो भी होगा वो परमानेंट से होगा, जो होगा बाद में देखते हैं, तुम ज्वाइन कर लो। मैंने वही घर नहीं गया, वही रुक गया था किसी के हॉस्टल में, रुक गया बच्चे के साथ। अगले दिन ज्वाइन किया, मैं 1 साल वहाँ पर रहा, और फिर मुझे लगा ये जगह में नहीं, क्योंकि वहाँ पर दूसरे टीचर्स बोला कि उसका इंटरव्यू करना नहीं करना। पर हाँ, उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जो कोई फिजिक्स का टीचर को बुलाते हैं, दूसरे विभाग को बुलाते हैं, तो वो जो बोलते काम नहीं गिरता, ब्रेन थोड़ी एनालिटिकल था, तो वो चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो ऐसे ऐसे करके हम अपनी लाइफ बनाना शुरू किया। और बाद में जब यूनिवर्सिटी में एक्चुअली रहने लगे, मेरा पहला जो आँख खोलने वाला बंदा है ना आपकी यूनिवर्सिटी, वो है प्रोफेसर महेश चंपा। महेश जी को जानते हैं? बहुत ही ज्ञानी आदमी, वो बिल्कुल समुद्र है अपनी सब्जेक्ट नाट्यशास्त्र, उनसे बड़ा अध्येता लोग हो सकते हैं, बट वो इतने थियोरेटिकल हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते। कमलेश दत्त त्रिपाठी है, और भी है बहुत सारे लोग हैं, बट महेश जी से जिस तरह से समझाते हैं, परसों उनकी स्पीच हमने यहाँ सुना है, ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस बेस इन इंडियन थिएटर प्रेस्क्राइब्ड इन नाट्यशास्त्र। ये हमको नहीं मालूम, हमको तो पता है कि 3 किस्म के रंगमंच होते हैं, चतुरस्र, ऐसे उसमें एक छोटा बड़ा मध्यमा, बट एक इसके अलावा भी और भी परफॉर्मेंस बेसिस के बारे में उसमें, क्योंकि भाण और तिथि इस तरह के छोटे छोटे नाटक होते थे, वो कहाँ होते थे, इतने बड़े होते नहीं, उसके लिए भी भारत ने प्रिस्क्राइब किया। इम्प्रोवाइज जितने सारे ऊपर उनको कम है, इम्प्रोवाइज परफॉर्मेंस है, वो उनका होने का प्रक्रिया अलग है। आज कल भी मैंने उनसे सीखा है बहुत सारी चीज़ें, छोटी बारीक। तो कहने का अर्थ ये कि नॉलेज का तो कोई लिमिट नहीं। सर को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब मैं 2012 में मेरे घर से नहीं 2012 में आया था, रिटायर कर रहे थे 11 में 13 में, अब उसी दरमियान 12 में मेरे घर 12 में सर को मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करोगे क्या नहीं, ऐसे बोले कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बोले खैरावड़ी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे करवा दो, ऐसे बोले जाओ फॉर्म फिलअप कर लो। मैं चला गया खैरागढ़, हैदराबाद गया और हैदराबाद से खैरागढ़ यूनिवर्सिटी चला गया। और मेरा एक स्टूडेंट है डायरेक्ट स्टूडेंट है, जो वहाँ पर लेक्चरर था, अभी वो चौबे योगेंद्र चौबे। मैंने कहा चौबे मेरा एक फॉर्म लेके आ, यूनिवर्सिटी करना है। तो VC जो है उस समय थी डांसर थी क्या, मांडवी सिंह हमारी फ्रेंड है। तो हमने उनके कमरे में गए, उनका मैडम आप जरा हमारे कॉल करो, तो वहाँ हमने फॉर्म भर के फिर डिलीट की प्रक्रिया में 8 साल करीब 6-7 साल तक 2019 में मैं फाइनल पेपर से इतनी मोटी किताब, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी किताब लिखी, 2 लाख वर्ड्स में 2 वॉल्यूम में। महेश जी का तो देखिए मैं पागल हो गया, ट्रंक भर के लेके गए महेश चंपकलाल जी, एक पूरा ट्रंक 5 सेट देने बोलते ना, पूरा एक फुल ट्रंक लेके गए थे करने के, क्योंकि उस समय DVD शायद इतना प्रचलित नहीं था ऑनलाइन में, अभी तो ऑनलाइन सबमिशन होती है। तो हमारा भी ऐसे ही, उससे क्या हुआ कि जब हम यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ाते रहे, खुद रिफ्रेश होते गए। मतलब ये एजुकेशन इज ऑलवेज बाई वे कम्युनिकेशन, आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप पढ़ाते रहोगे आप खुद पढ़ते रहते वो फ्रेश होता रहता है। अगर मैं पढ़ाना बंद होता है जंग हो जाए, फिर वो
नहीं होगा। इसलिए फील्ड में रहना बहुत जरूरी है, चाहे प्रैक्टिस फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, कहीं काम करते रहे तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है, नई नई चिंताधारा, नई विचारधारा। तो ऐसे ही करके एक डिग्री और हमें हासिल हुआ। उसका मेरा काम जो था काफ़ी बड़ा एक्सपेंस, उसे दायरा बहुत बड़ा, एक्सपेंशन काफ़ी बड़ा है। और फिर न्यू डायरेक्शन थी हुई, नए निर्देशन पद्धति, वो मैं अभी उसको पब्लिश करूँगा, अभी किया नहीं उसको, क्योंकि समय रिटायरमेंट के बाद अभी अपने जो समय टाइम मिलता है तो मैं सोच रहा हूँ शिमला भी लगा के कोई होती। उसमें हिंदुस्तान की जितनी सारे निर्देशन की पद्धति है, पर्टिकुलरली 20th सेंचुरी मध्यभाग से शुरू हुआ। मैंने उसमें एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1975, नई है ना, नई निर्देशन पद्धति इंक्लूड किया जा सकता था पुराने लोगों को, पर उनके ऊपर लिखा गया है बहुत, जैसे हबीब साहब, बीबी काराम, अलका जी साहब, सामानंद राय, सत्यदेव, सामानंद राय, उन लोगों को काम हुआ है, बहुत लिखा है। अलका जी के ऊपर इतनी बड़ी किताब लिखी उनकी डेथ के बाद, काराम जी के ऊपर ऑलरेडी लिखा था, रतन थियम के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है, फिर भी मैं रतन थियम को इंक्लूड किया हूँ। 1975 एक ऐसा समय था, उस समय न्यू एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो रही थी। 1975 मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद वो आइडेंटिफाई किया, एक पूरा डिमार्केटिंग लाइन है, ये वो जब हिंदुस्तान स्वाधीन हो जाता है तब ये सारे निर्देशक, अलका जी साहब, हबीब साहब और भी बहुत सारे, सत्यदेव दुबे, समुद्र पद्धत, ये लोग अपना वर्क करते हैं। पर ये क्या है, हमारे ट्रेडिशन को ब्रिटिश जब यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के चला जाता है, चले गए, तब यहाँ पर कॉलोनियल माइंड सेट हमारे सेट करते गए। इसके ऊपर कल मैंने बात किया था, कॉलोनियल थिएटर में फर्स्ट डे में मेरी जॉब किसी का होता है। कॉलोनियल थिएटर यानी कॉलोनियलिज्म की बात करें या उपनिवेशवाद हम इसको कहते हैं हिंदी में, वो एक आइडियलिज्म है, एक माइंड सेट, उसमें एक मालिक और एक गुलाम रहेगा, वो होगा ही होगा, एक कोई कंट्रोल करने वाला, एक कोई कंट्रोल होने वाला, सत्ता एक हाथ में होगा, बाकी सब उसके गुलाम। तो यहाँ पर अफ्रीका में क्या क्या है, बॉम्बे में सब अमेरिका में यूरोपियंस जब वहाँ पर गए तो उसका अफ्रीका से लेके चले सारे स्लेव्स को बाहर के लेके गए, जो कि आज क्लेम कर रहे थे यार अमेरिका। लड़ाई भयंकर रूप में काला और गोरा का है, ये हम सब जानते हैं। अमेरिका में मैं एक प्ले डायरेक्टर में गया था, शकुंतला किया था, फुल राइट की फेलोशिप प्रपोजल था। तो मैं जिस लड़की में शकुंतला ने रोल दिया था, बड़ी खूबसूरत था, बट सी इज ब्लैक। मैंने जानबूझ के दिया था कि उनके ये जो कॉलोनियल माइंड सेट को ब्रेक करने के लिए शकुंतला मैंने काले को दिया था और गोरा एक लड़का को दिया था दुष्यंत। अमेरिकन वो अमेरिकन नहीं होगा, कोई यूरोपियन अमेरिकन होगा जरूर, और एक जो है अफ्रो अमेरिकन कहते हैं। तो वो लड़की डर रही थी, सर मैं ये रोल नहीं करूँगी। मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम, सर आप देख लीजिए देयर विल बी सम प्रॉब्लम, ऐसे बोल। और सच्ची में नाटक के बीच में मैंने करीब 3 महीना उसको लेकर रिहर्सल किया वहाँ। बीच में एक आध महीने के बाद रो के आके बोले सर आई एम लिविंग दिस इम्प्रेशन। बोला क्यों? बोले कि मेरे हॉस्टल के सामने मंकी बोल के लिखे है, एक मंकी का तस्वीर बना, मतलब मुझे चिढ़ाने लगे बड़े मंकी। तो उनके मैडम वगैरह आए, उसको समझा रो रही। ये समस्या हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत भयंकर रूप में है दुनिया भर में। बोले कि सर ये रोल जब से करने लगे मुझे ज़्यादा चिढ़ा। तो ये जो माइंड सेट हम सबके है ना, ये कॉलोनियल माइंड सेट है हमारे यहाँ। जो रंगमंच, हालांकि वो लड़की ने किया उस रोल को, छोड़ी नहीं, बट उसके साथ समस्या तो है। अब कला और लोग कितना अपना है, हम सब जानते हैं देश में ना ज़्यादा हमारे यहाँ पर हम कास्ट को लेकर लड़ते हैं, वहाँ पर रेस को लेकर लड़ते। तो ये जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो माइंड सेट है, अभी भी लोगों का अंदर में दिमाग जो अंग्रेज होता है, कांटे चावल में खाएंगे, हाथ में नहीं खाएंगे। कई फैमिलीज है इंडिया में